नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा और सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में जम्मू कश्मीर की। जम्मू की जमीन से प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को कश्मीर की तकदीर बदलने की हुंकार भरी। मोदी ने देश के सामने इस बात का हिसाब किताब पेश किया कि अपने कार्यकाल में कैसे आतंक का गढ़ कहे जाने वाले कश्मीर में विकास की नई लकीर खींच दी है, जन्नत की तकदीर बदल दी है। तो मोदी की गारंटी है। एबीपी न्यूज पर इस रिपोर्ट को देख रहे तमाम दर्शकों को पहली नजर में ये लग सकता है कि ट्रैक पर ट्रेन ही तो दौड़ रही है। इसमें भला खास बात क्या है? तो बात बेहद खास है और खास इसलिए है क्योंकि रेलवे ट्रैक पर रफ्तार भरती ये ट्रेन किसी समतल मैदान पर नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की बेहद मुश्किल माने जाने वाली पीर पंजाल की पहाड़ियों को चीरते हुए दौड़ रही है। पीर पंजाल की पर्वतमाला पीओके से लेकर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तक फैली हुई है। पीर पंजाल के पहाड़ 13,000 फीट ऊंचे हैं। भौगोलिक रूप से इतने चुनौती भरे इलाके में जब ट्रेन की पटरियों पर विकास की रेल दौड़ी तो कश्मीर समेत पूरा हिंदुस्तान गर्व से भर उठा। कटरा से बानिहाल के बीच 111 किलोमीटर का सेक्शन है। ये भारत में जो सबसे कठिन भौगोलिक संरचना है, पीर पंजाल की रेंज से गुजरता है। इस कारण से इसके निर्माण में बड़ी चुनौतियां हैं और आपको ये पता होगा कि इस 111 किलोमीटर का 97% जो है वो टनल्स में है। तो टनल्स को बनाना कितना कठिन काम है ये हम सब लोग जानते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे। रविकांत उस ट्रेन के ट्रायल रन में मौजूद थे जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी ने किया। जरा तस्वीरों में देखिए और समझिए कि हम बार बार क्यों कह रहे हैं कि ये तस्वीरें देश के मान, सम्मान और अभिमान को बढ़ाने वाली हैं। यही तो मोदी की गारंटी है। ये जो बर्फबारी हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है, ये बेहद खूबसूरत है और इस पूरे इलाके को बेहद खूबसूरत बना रहा है। ये खड़ी नाम का स्टेशन है जो कि संगलदान और बानिहाल के बीच में पड़ता है और ये खड़ी स्टेशन इस समय बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। इससे पहले आपने ऐसी बर्फबारी देखी थी? नहीं, ये मेरा पहला सीन है जो मैं ये देख रहा हूँ कि ये बर्फबारी ये पूरी दिख रही है। सेक्शन चालू होने के बाद आप अंदाजा लगाइए कि लोग स्विट्जरलैंड जाना भूल जाएंगे और यहाँ पर मस्ती करेंगे। ये देखिए बर्फ के गोले। ये शानदार जो नजारा है, आप देखिए पूरा का पूरा जो रेलवे स्टेशन है, खड़ी रेलवे स्टेशन बर्फ से ढका हुआ है। बाहर बर्फ गिर रही है, लगातार बारिश हो रही है। ट्रैक पर सामने धुंध जैसा माहौल है। रास्ता इतना मुश्किल कि 48 किलोमीटर के ट्रैक पर ट्रेन को दौड़ाने के लिए 43 किलोमीटर लंबे रास्ते पर सुरंग का निर्माण करना पड़ा। और यकीन मानिए कि पीर पंजाल की पहाड़ियों पर ऐसी सुरंगें बनाकर देश के इंजीनियरों ने कमाल कर दिखाया है। ये T50 टनल है जो कि संगलदान और बारामूला का जो रास्ता है, संगलदान और बानिहाल के बीच का जो नया सेक्शन बना है उसमें ये टनल पड़ती है। ये रेलवे की टनल भारत में सबसे लंबी रेलवे टनल है। इसकी लंबाई 12.77 किलोमीटर है, लगभग 12.5 किलोमीटर दूर है। ये पीर पंजाल जो एक बहुत कठिन पर्वत श्रृंखला है हिमालय की, उसके अंदर ये स्थित है। जम्मू में प्रधानमंत्री मोदी ने डंके की चोट पर देश को बताया कि कैसे कश्मीर से आने वाली खबरों का स्वाद अब बदल गया है। एक वो दिन भी थे जब जम्मू कश्मीर में से सिर्फ निराशा की खबरें आती थी। बम, बंदूक, अपहरण,
अलगाव, ऐसी ही बातें जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य बना दी गई थी। लेकिन अब आज जम्मू कश्मीर विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये तस्वीरें सुकून पहुंचाने वाली है। कश्मीर घाटी में दौड़ती ये ट्रेन वहां के लोगों के लिए कितनी बड़ी सौगात है, ये उन बच्चों से सुनिए जिनके लिए स्कूल पहुंचना और परीक्षा सेंटर तक समय से जाना किसी मिशन से कम नहीं था। पहले हम कश्मीर जाते थे तो हम बस से जाते थे, सोमो से जाते थे, टाइम लगता था, कोई इमरजेंसी होती थी, हम नहीं जा पाते थे। अब हम ट्रेन से जा सकते हैं, सुबह जा सकते हैं, शाम को वापस आ सकते हैं। ये वो सपना है जिसे जम्मू कश्मीर देखा करता था, लेकिन ये सपना अब यथार्थ के धरातल पर आ चुका है। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर से ट्रेन में बैठकर लोग पूरे देश के सफर पर निकल पाएंगे। वो दिन दूर नहीं जब पूरा कश्मीर रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएगा। अब इस मैप के जरिए समझिए कि कहाँ कितना काम बाकी है। दिल्ली से कटरा तक आसानी से ट्रेन से जाया जा सकता है। कटरा से रियासी तक का 18 किलोमीटर का रेल ट्रैक जुलाई 2024 में पूरा हो जाएगा, जबकि दुग्गा से संगलदान तक का 28 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक जून 2024 में पूरा होने की उम्मीद है। और मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने संगलदान से बनिहाल के बीच 48 किलोमीटर लंबे ट्रैक को हरी झंडी दिखाई है, जबकि बारामूला से श्रीनगर होते हुए बनिहाल तक की रेलवे सेवा पहले से ही चालू है। एक ट्रेन जिन रास्तों से होकर गुजरती है वहाँ की तकदीर कैसे बदलती है, उसे ऐसे समझिए कि रेलवे ट्रैक बनाने से पहले इलाकों में रोड का नेटवर्क बनाया गया है। मतलब आम लोगों के लिए ट्रेन से लेकर सड़क तक का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है। ट्रेन दौड़ने लगी है तो माल ट्रकों के बजाय ट्रेन में पहुंचेगा और इसका फायदा ये होगा कि कम लागत में पहुंचेगा और कम समय में पहुंचेगा। कश्मीर के लिए ट्रेन का ये तोहफा कितनी अहमियत रखता है कि मोदी के विरोधी भी इसका स्वागत करने से खुद को रोक नहीं पाए। टूरिज्म के लिए भी बहुत ज़रूरी है, हमारे लोगों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि वो सफ़र कर सकेंगे मुल्क के दूसरे इलाकों में। हमारा जो माल है वो जा सकता है, वहाँ से आ सकता है। ये बहुत बड़ा कदम आज उठाया है और मैं मुबारक करता हूँ रेल मिनिस्ट्री को, प्रधानमंत्री को, जिन्होंने इसमें योगदान दिया। देखिए, जम्मू में भाषण देते हुए प्रधानमंत्री ने साल 2013 के एक वादे का जिक्र किया, यानी वो वक्त जब मोदी देश की सत्ता में आए भी नहीं थे, लेकिन 10 साल के बाद उस वादे की याद दिलाकर उन्होंने बताया कि गारंटी पूरा होने का मतलब क्या होता है। मेरे जम्मू कश्मीर में IIM नहीं होना चाहिए, IIT नहीं होना चाहिए। क्या यहाँ के नौजवान पढ़ लिख करके हिंदुस्तान के अंदर अपना नाम रोशन नहीं कर सकते? लेकिन भाइयों बहनों, शैक्षिक संस्थाओं का जो विकास होना चाहिए उसको करने में भी न जम्मू कश्मीर की सरकार को भरोसा है और न ही दिल्ली सरकार को विश्वास है। 29 सेकंड का ये वीडियो दिसंबर 2013 का है और इस वीडियो की याद दिलाकर प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू में क्या कहा वो सुनिए। साल 2013 के दिसंबर में जब मैं बीजेपी की ललकार रैली में आया था तो इसी मैदान में आपसे कुछ गारंटी देके गया था। मैंने सवाल उठाया था क्या जम्मू में भी IIT और IIM जैसे आधुनिक शिक्षा संस्थान क्यों नहीं बन सकते? वो वायदे हमने पूरे करके दिखाए। इसलिए लोग कहते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। ये IIM जम्मू के नए कैंपस का वीडियो है जिसका मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। साल 2014 में जम्मू कश्मीर में 4 मेडिकल कॉलेज थे जिसमें 500 सीटें थीं। 10 साल बाद की तस्वीर यह है कि 2024 में जम्मू कश्मीर में 12 मेडिकल कॉलेज हैं जिसमें 1300 सीटें हैं। जम्मू के एम्स में सेवाएं शुरू हो चुकी हैं, जबकि कश्मीर में बन रहे एम्स का काम तेजी से चल रहा है। जम्मू कश्मीर
देश का ऐसा राज्य है जहां 2 एम्स बन रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर को लेकर दिए अपने 35 मिनट के भाषण में मोदी ने 6 बार गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया। एक वो दिन थे जब स्कूल जलाए जाते थे, एक आज का दिन है जब स्कूल सजाए जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ किया कि जम्मू कश्मीर का ये कायाकल्प इसलिए हो पा रहा है क्योंकि मोदी सरकार ने 370 की दीवार को खत्म कर दिया। प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी दीवार आर्टिकल 370 की थी, आर्टिकल 370 की थी। इस दीवार को भाजपा की सरकार ने हटा दिया है। अब जम्मू कश्मीर एक संतुलित विकास की ओर बढ़ रहा है और मैंने सुना है शायद इसी हफ्ते ये 370 को लेकर के कोई फिल्म आने वाली है। 370 ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 370 की गूंज मोदी की हर रैली, हर कार्यक्रम में सुनाई देने वाली है, क्योंकि मोदी कह चुके हैं कि इस बार एनडीए को 400 पार और बीजेपी को 370 सीटों पर जीत दिलानी है। ये 370 की ताकत देखिए। 370 जाने के कारण मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है। और चलिए बात तेजस्वी यादव की करते हैं। तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा का आज दूसरा दिन है। आज तेजस्वी यादव मोतिहारी, बेतिया और गोपालगंज का दौरा करने वाले हैं। जनसभाओं को वो संबोधित करेंगे। तेजस्वी यादव की यात्रा आगामी लोकसभा चुनाव और जेडीयू के साथ गठबंधन टूटने, सरकार से बाहर होने के चलते बेहद अहम है। यात्रा कल यानी कि 20 फरवरी से शुरू हुई, जो 29 फरवरी तक चलने वाली है। बिहार की 38 में से 33 सीटों को ये कवर करेगी। यात्रा के पहले दिन तेजस्वी यादव जमकर गरजे, बीजेपी और नीतीश कुमार पर डायरेक्ट निशाना भी साधा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एबीपी न्यूज को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है। क्या कहा है ये आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर बता दें कि सरकार छोड़ने के बाद पहले इंटरव्यू में तेजस्वी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 17 महीने में अपना एजेंडा लागू किया। इसके साथ ही तेजस्वी ने कहा कि 2024 में ही जेडीयू समाप्त हो जाएगी। बिहार में असली लड़ाई बीजेपी और आरजेडी में है। बीजेपी पर तेजस्वी यादव तेजस्वी जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले हैं और उन्होंने पहली 3 सभाओं में ये कहा कि जनता से कहा कि आप इंश्योरेंस हैं हमारा और आप इंश्योरेंस दीजिए, यानी अगले 5 साल का मौका। और मेरे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए तेजस्वी हैं उसी रथ में जिस रथ से वो सवार होकर निकले हैं जनता के बीच। तेजस्वी, किस तरह का रिस्पॉन्स आपको यहाँ जो लोगों से मिला जनता से? पहले मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत कम समय में ये यात्रा जो है तय किया गया और एक्सपेक्टेशन से, क्योंकि मैट्रिक का परीक्षा भी चल रहा है, लोग जो हैं उनके घर में बाल बच्चे जो हैं पढ़ने जाते हैं, वो सुबह से ये यात्रा थी। फिर भी इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना एक चीज़ दिखाता है कि लोगों को विश्वास है और जो विश्वास जताया है उस, और जो 17 महीने में हम लोगों ने काम किया है तो लोगों को अच्छा लगा है। और जो फिलहाल के जो राजनीतिक घटनाएं जो हुई हैं बिहार में, मतलब एक ही चीज़ कई बार रिपीट कर दी गई है, तो लोग इस चीज़ से परेशान हैं। लोग चाहते हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट मिले, कि कोई किसी को अगर मैंडेट मिला है तो वो 5 साल सरकार चलाए और जिसको मैंडेट दिया है उसके साथ जो है सरकार चलाए। लेकिन फिलहाल के दिनों में आप देखें तो मुख्यमंत्री जी ने 9 बार शपथ लिया और ये तो ऐसा कहीं नहीं होगा कि एक टर्म में 3 बार शपथ ले लिया हूँ। और उसमें ताजुब लगता है कि भाई 3 स्पीकर आ गए हैं, 3 स्पीकर भी 3 बार उन्होंने शपथ लिया।
5 उप मुख्यमंत्री भी उनके भाजपा के हो गए, हमको मिला ले तो 6 हो जाएंगे। तो ऐसा कभी किसी को विश्वास नहीं था कि ऐसा भी होगा। जिसमें मैं लगातार आपको ऑब्जर्व कर रही हूँ जब से गठबंधन अलग नीतीश जी हुए हैं इंडिया गठबंधन से, आप नाराज हैं, आपके चेहरे पे नाराजगी दिखती है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा हमलावर नहीं है नीतीश जी को लेकर के। आप उस तरीके का कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ही माइल्ड होकर के नीतीश जी पर हमला करते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? एक मोह कहा जाए इसको? नहीं, मोह नहीं, एक रिस्पेक्ट है, एक बुजुर्ग है, अभिभावक है, उनके नेतृत्व में 2 बार हमने ओथ लिया है, तो जाहिर सी बात है काम किया है, तो उनको बोल करके कोई फायदा तो है नहीं। असली लड़ाई बिहार में तो 2 ही खेमा है, एक बीजेपी है, एक आरजेडी है, जो असली 2 ताकतें हैं अगर पॉलिटिकली अगर देखा जाए। बाकी सबका कोई मतलब उस हिसाब का है नहीं बिहार में। तो असली लड़ाई हम भाजपा से लड़ते हैं और भाजपा हमसे लड़ती है। और नीतीश जी की जहाँ तक बात है, ठीक है, अब तो कितना दिन ऐसा चलता रहेगा, अब ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं। और हमने कहा है कि जनता दल यूनाइटेड का कोई भविष्य नहीं है, और 2024 में आप देखिएगा ये पार्टी जो है समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब अचानक से उन्होंने गठबंधन से अलग होने का फैसला किया नीतीश जी ने, चूंकि ये घटनाक्रम बिल्कुल तेजी से बदला और चूंकि मैं आपसे पहली बार बातचीत कर रही हूँ उसके बाद, क्या तेजस्वी यादव को इस बात का बुरा लगा कि जब सब कुछ ठीक था अचानक वो बदल जाते? आप हर उस मीटिंग में उनके साथ थे इंडिया गठबंधन की, चाहे वो दिल्ली में हुई हो, पटना में हुई हो या बाकी जगहों पर हुई हो। उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया मैं चूंकि पहली बार ले रही हूँ, क्या कहेंगे? देखिए, दुख इस बात का नहीं है कि क्या हुआ। मैंडेट जो था 2020 में हमें 114 सीटें मिली थी और 122 पे मेजॉरिटी चाहिए। हालांकि हमारा मानना है कि हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की गई थी, हमारे वोटों की चोरी हुई थी, ठीक वैसे ही चोरी हुई थी जैसे कि चंडीगढ़ में चोरी हुई। बैलेट पेपर कुछ 12 वोट से हारे, कुछ 50 वोट से हारे, ऐसे 10 से 12 वोट। फिर भी हमारा जो मैंडेट था, आफ्टर ऑल व्हाटएवर वी एक्सेप्टेड, विपक्ष में बैठने का। फिर भी अगर हम 17 महीने सरकार में आ गए और हमने अपने एजेंडे का काम अगर लागू कर दिया, तो आई एम मोर हैप्पी कि जो 17 साल में नहीं हुआ वो कम से कम 17 महीने में हम लोगों ने करके दिखाया। और वही मुख्यमंत्री जी 20 में तो आप उस समय थी, सारा कवरेज वगैरह करती थी, तो उस समय मुख्यमंत्री कहते थे कि कहाँ से लाएगा नौकरी, कहाँ से पैसा लाएगा, ये असंभव है, नहीं हो सकता। भाजपा के लोग भी पहले बोलते थे, लेकिन निर्मला जी आती हैं, अपना मैनिफेस्टो रिलीज करती है, उसमें वो 19 लाख कहती हैं। हालांकि सरकारी नौकरी के बारे में नहीं कहती, रोजगार कैसे वो करेंगी सृजन, इसके बारे में वो कहती हैं। तो हमने तो जो 17 महीने रहा है उसका काम किया है। लेकिन ये तो कोई बहुत ही महारथी वाला काम तो नीतीश जी ने किया नहीं कि भाई आप जो है कभी इधर आते हैं कभी उधर आते हैं। अगर आपको आना है तो पूरी बहुमत लेकर आओ, अपने आप से रहो। आपको उससे शिकायत है, आपको इससे शिकायत है, लेकिन इस बार तो कोई रीज़न ही नहीं था। मतलब कोई एक ठोस रीज़न तो होना चाहिए कि आप भाई आए क्यों और गए क्यों। आप यहाँ आए क्योंकि आपके पास रीज़न था, आपने जिस हिसाब से लोटस ऑपरेशन चल रहा था, तो इनका कहना था कि हमारे पार्टियों को तोड़ा जा रहा है और एक देश के विपक्ष को गोल बंद करके हमको इनको रोकना है। तो आपके पास एक एजेंडा था और हम नहीं चाहते थे, लेकिन सब लोगों का दबाव था, सारे देश भर के विपक्षी बड़े नेता जितने थे कि भाई जो चल रहा है इससे एक अच्छा माहौल जो है वो बनेगा। तो हमने फिर एक्सेप्ट किया इनको, और लेकिन एक शर्त ज़रूर थी नौकरी वाली। तो उन्होंने कहा ठीक है हम लोग करेंगे। आप आज जिन सभाओं में गए, अब सब जगह आपने कहा जिस आरजेडी को माई पार्टी कही जाती है, वो आरजेडी बाप की पार्टी है, जिसमें आप पिछड़ों का जिक्र करते हैं, बहुजन का जिक्र करते हैं, महिलाओं का जिक्र करते हैं और पुअर गरीबों का जिक्र करते हैं। सवाल ये है कि एमवाई समीकरण को आरजेडी के साथ जोड़कर देखा जाता रहा है और लालू प्रसाद जी के बयान से भी कहा जाए कि एमवाई, तो क्या एमवाई समीकरण से आरजेडी पीछा छुड़ाना चाहती है या कोई और कारण? आरजेडी ने कभी नहीं कहा
कि ये MY की पार्टी है। हालांकि विरोधियों का था कि राष्ट्रीय जनता दल को सीमित कर दिया जाए मुसलमान और यादव में। तो मेरा ये कहना है कि माई के साथ साथ हम लोग बाप की भी पार्टी है। B से बहुजन, A से आपका हो गया अगड़ा, दूसरा A से हो गया आधी आबादी जो महिलाओं की है, और P से पुअर यानी BAAP ये बाप। तो अगर ये माई और बाप मिला लें तो A to Z हो जाता है, कोई बसता नहीं है। तो हम तो शुरू से ही A to Z की राजनीति करते रहे। आप स्टीयरिंग सीट पर थे जब राहुल गांधी यहाँ आए थे। सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन में क्या तेजस्वी स्टीयरिंग सीट पर ही रहेंगे? नहीं, हम लोग देखिए जनता के बीच रहेंगे। स्टीयरिंग सीट पे जाहिर सी बात है, बिहार में एक बड़ी जिम्मेवारी मेरे कंधे पे है, तो उसको बखूबी हम निभाने का काम करेंगे। लेकिन हम लोग इंडिया अलायंस में हैं, जो निर्णय अलायंस का होगा उस हिसाब से जो दायित्व मिलेगा उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। इंडिया अलायंस के कई साथी चले गए, ममता बनर्जी चली गई, खुद नीतीश जी अलग हो लिए। आपको लगता है कि अगर कांग्रेस थोड़ी और सीरियस होती तो ये बेहतर रिजल्ट हो सकता था लोकसभा में? देखिए, 2 बार से सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बनी, लेकिन हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बनाया। तो जब बड़ी पार्टी होकर के इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर सकते हैं तो और लोगों को भी सोचना चाहिए कि किस हिसाब से सही आइडियोलॉजी के लिए अगर आप लड़ रहे हैं, सही मायने में अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र और संविधान पे खतरा है, तो ये बहुत ही छोटी चीजें हैं सैक्रिफाइस करने को। सब क्यों साथी साथ छोड़ कर जा रहे हैं? क्या कैसे देखते हैं आप, क्योंकि आप भी हिस्सा है इंडिया में? देखिए, सबके अपने अपने रीजंस है। नीतीश जी का रीजन तो मोदी जी भी नहीं बता सकते, और ना ही मोदी जी की गारंटी वाले गारंटी ले सकते हैं कि फिर से वो पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे। लेकिन बाकी ममता जी का तो वो कहती है कि वो आपकी बात हुई ममता जी से? फिर ममता जी से बात हुई थी, बात होती रहती है, लेकिन उनका कहना है कि वी आर इनफ इन बंगाल। बट अच्छा होता कि सब साथ रहते हैं और लड़ते हैं, बेहतर रिजल्ट होता। आपको लगता है अब बेहतर रिजल्ट होता। अब साथ हम लोग आए हैं, बैठे हैं, तो साथ रहना चाहिए। जो मेरा व्यक्तिगत मेरी जो राय है मैं वो दे सकता हूँ। और जो पार्टियां आप तो देख ही रहे, कई एनसीपी पार्टियों को जो तोड़ा जा रहा है, और अब बीजेपी हैज बिकम अ डस्टबिन पार्टी। पहले वॉशिंग मशीन थी, अब डस्टबिन आ गई। जितने कूड़ा हर पार्टी में है वो बीजेपी में चले जा रहे हैं। लालू जी के बेटा है, ईडी सीबीआई से डरते हैं क्या? नहीं, क्यों, किस बात का डर है? हम पवित्र हैं, सांच को आँच किस बात की, तो डर किस बात का? वो जांच करते रहे। अभी तो सुनने में आया कि ये लोग जांच करेंगे मेरे विभागों का, तो बहुत खुशी होगी कि जांच इतने अच्छे से करें, कुछ सीखने को मिलेगा। उनको सीखने को मिलेगा कि रोजगार कैसे दिया जाता है। कॉल वॉल तो फोन में तो नहीं सर्विलांस पे रखा है? वो तो रहता ही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो हमेशा। नीतीश जी को फाइनल गुड बाय कहा है, या आगे अगर आना चाहेंगे तो आप भी कहेंगे कि राजनीति में द्वार खुला हुआ है? देखो, अब कोई देखिए, सच बोले तो नीतीश जी के पास अब कोई विजन नहीं है, और अब उनसे बिहार नहीं चल सकता। क्या पता इसी विधानसभा में वो पलट जाए, आपके साथ आ जाए? ये आप किसी भी जेन्युइनली बिहार की जनता से पूछे कि मुख्यमंत्री के रूप में आप दोबारा नीतीश जी को देखना चाहते हैं, तो सभी लोग कहेंगे नहीं, अब बस बहुत हो गया। तो कोई लोग चाहता नहीं है। अब आधा तो हम तो नीतीश जी जब कुछ पहले नौकरी नहीं दे पा रहे थे, तो 17 महीने में असंभव को हमने संभव किया है। कुछ उस तरह की मदद चाहिए होगी तो जरूर दे सकते हैं। चलते एक आखिरी सवाल है। नंद किशोर यादव का आपने पैर छुआ था विधानसभा में, आप इज्जत देते हैं, हालांकि वो विपक्षी पार्टी से है। क्या मोदी जी आपके सामने आ जाएंगे तो आपका रिएक्शन इसी तरीके से होगा? एक लालू जी के एक बहुत ही सभ्य शालीन बेटे के तौर पर क्या रिएक्शन होगा? नंद किशोर जी हमारे पिता के समय से ही छात्र राजनीति से ही, आंदोलन से लोग जुड़े हुए लोग रहे हैं। हमेशा से हमारा जो है मान सम्मान रहा है। और प्रधानमंत्री जी से हो या अमित शाह जी हो या
भाजपा के कई एक नेता, अटल बिहारी जी हमारी बहनों की शादी में आया करते थे और जब भी पटना आते थे तो हमेशा, या जब मेरी माता या पिता, जब मेरी माता जब मुख्यमंत्री थी तो गवर्नर भी अगर भेजना होता था तो वो राय लेकर के भेजा करते थे। तो उन सभी महापुरुषों के तो हमने पैर छुए ही हैं। ऐसा नहीं है, पैर छूने से, झुकने से कोई छोटा नहीं हो जाता। ये तो संस्कार है और अपनी इच्छा है कि आप किसका आशीर्वाद लीजिएगा नहीं लीजिएगा, लेकिन उम्र में बड़े हैं तो जाहिर सी तौर पे आशीर्वाद लेने में किसी को हर्ज होना नहीं चाहिए। तेजस्वी एस्टैब्लिश नेता हो चुके हैं बिहार में, इस तरीके की प्रतिक्रिया मिलती है तो क्या आपका रिएक्शन? नहीं, अभी तो शुरुआत ही है। अभी तो बहुत चीज़ सीखना है, बहुत चीज़ करना है। तो लोगों को अच्छा लग रहा है तो एक आपको हौसला और बुलंद होता है। मेहनत आप चाहते हैं कि और ज़्यादा करें। बहुत शुक्रिया शुक्रिया। हमसे बातचीत करने के लिए। तेजस्वी यादव जन आशीर्वाद यात्रा पर है और बिल्कुल वही शालीन व्यक्तित्व और 3 जनसभाएं इन्होंने की है और कहा है कि ये हमारे नेचर में है कि जो बड़े हैं, जो आदरणीय हैं, उनके पैर छूते हैं। और नीतीश जी पर हालांकि अभी भी हमलावर नहीं है और इनका कहना है कि जो भी चीज़ें हुई वो बुरा हुआ, लेकिन आगे जनता के बीच रहेंगे। अगले 29 फरवरी तक तेजस्वी यादव जनता के बीच रहेंगे और लोकसभा चुनाव सिर पर है और ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव के कंधों पर। उन्होंने एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज से बातचीत की है। अपने स्वयं की विशाल राय के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज, मोतिहारी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।